सवाल का जवाब भले ही चुनावी नतीजे के दिन सबको मिले, लेकिन ये रिजल्ट गुजरात के ओबीसी वोटर के हाथों में काफी हद तक है। माना जा रहा है कि ओबीसी वोटर इस बार जिधर मुड़ गए उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। हालांकि यहां मामला थोड़ा पेचीदा है। गुजरात में इस समुदाय का एक वर्ग नाराज होकर भी बीजेपी के साथ रहता है, तो वहीं एक वर्ग ऐसा है जो अब तक कांग्रेस के साथ रहा है, यानी किसी एक पार्टी को खुलकर समर्थन नहीं दिया। अब क्या इस चुनाव में भी ऐसा ही समीकरण दिखेगा या फिर ओबीसी किंग मेकर बनेंगे? इसे लेकर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। आप भी समझिए गुजरात की राजनीति में जाति, खासकर ओबीसी, किस तरह महत्वपूर्ण हो गई है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए जान से जुटा हुआ हूं। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात। प्रधानमंत्री जी का बार बार आना यहाँ पर इस रूप में है। काम सफर कर रहा दिल्ली के अंदर, तो या तो पीएमओ का एक कैंप ऑफिस खोल दें यहाँ पर गुजरात के अंदर ही। गुजरात का ओबीसी वोटर इस बार बनेगा किंग मेकर। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूँ। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, उसे बोल रहा हूँ। गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। 52% आबादी की बारी, किसका करेंगे पलड़ा भारी? मेरे ख्याल से मेरे समाज का, जो हमारा सतवरा समाज है, उसका जो वो बीजेपी की तरह ही रहेगा। 50% उसको समर्थन मिल जाएगा। केजरीवाल का काम भी इतना अच्छा है तो क्यों नहीं मिलेगा उसको समर्थन। कांग्रेस में तो क्या है कि कई लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा दबाव देने वाले कोई नहीं है। वैसे हमको भी केजरीवाल का कुछ नहीं दिख रहा है, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। जिधर गए गुजरात के ओबीसी, उसे मिलेगी गांधीनगर की गद्दी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात की सियासत भले ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती हो, गुजरात में भले ही वादे कम, विकास पर ज्यादा भरोसा किया जाता हो, गुजरात में भले ही हिंदुत्व का पलड़ा भारी रहता हो, मगर गुजरात की राजनीति में अब जाति का भी शोर दिखने लगा है। अपनी अपनी जाति के नेता हैं, अपने अपने समुदाय के उम्मीदवार हैं। कहते हैं पाटीदार जिस तरफ मुड़ जाते हैं सरकार उन्हीं की बनती है, मगर इस बार नजरें ओबीसी मतदाता पर है। माना जा रहा है कि इस बार के गुजरात चुनावों में ओबीसी वोटर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वजह भी बताई जा रही है कि पाटीदार वोट पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों की नजरें हैं। ऐसे में ओबीसी मतदाता एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं और ओबीसी पूरे गुजरात में फैले हुए हैं। गुजरात में इनकी आबादी करीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है। एक अनुमान के मुताबिक गुजरात की कुल आबादी में 52% है ओबीसी। कहने के लिए ये वोटर एक मुश्त किसी की तरफ नहीं झुकता, मगर गांधीनगर की गद्दी का निजाम तय करने का दमखम रखता है। ओबीसी जाति के 3 नेता गुजरात में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2022 के चुनाव में भी यह समुदाय पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि अगर पाटीदार वोट 3 तरफ बट गया तो ओबीसी ही हार और जीत तय करेंगे। गुजरात विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें गुजरात की जो जनसंख्या और मतदारों की जो संख्या है उसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है वो पटेल, कोली और ओबीसी है। तो
कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पाटीदार वोट का ध्रुवीकरण होता है तो सामने ओबीसी का ध्रुवीकरण होता है। तो मेरे ख्याल से अब वो जो पाटीदार 2017 का जो पाटीदार वेव था वो अब नहीं रहा और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो ओबीसी जो वोट है, वोटर्स है, वो बिल्कुल इस चुनाव में महत्व का रहेगा। गुजरात में ओबीसी मतदाताओं को लेकर किस तरह रणनीति बनाई जा रही है यह आपको बताएंगे, मगर पहले उन बड़े चेहरों पर नजर डाल लीजिए जो गुजरात में ओबीसी समुदाय से आते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री जगदीश पांचाल ओबीसी है। 2015 के आंदोलन का चेहरा अल्पेश ठाकोर ओबीसी है। पूर्व मंत्री दिलीप ठाकोर और राज्यसभा सदस्य जुगलजी ठाकोर बीजेपी के ओबीसी नेता हैं। वहीं कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ओबीसी नेता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव इसुदान गढ़वी ओबीसी हैं। पीएम मोदी तो देश की जनता को बता चुके हैं कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए बीजेपी इस वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए है। ओबीसी के एक वर्ग में बीजेपी को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज से बीजेपी में जाने वाले 2 नेताओं को मंत्री पद दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। लेकिन इसकी भरपाई करते हुए भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से जाने वाले 6 नेताओं को मंत्री पद दिया गया। लेकिन इसके बावजूद दूसरे मुद्दों को लेकर ओबीसी समाज का ये तबका मौजूदा गुजरात सरकार से नाराज बताया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पीने के पानी की किल्लत और किसानों की समस्याएं, ये ऐसे मसले हैं जहां इस समुदाय को मनाने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे और उनको इस्तीफा देकर जाना पड़ा और पूरी सरकार बदल गई। उसी बदलाव में ओबीसी समाज के 2 मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। ओबीसी समाज में नाराजगी जरूर है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कितना बीजेपी के साथ हैं और कितना कांग्रेस के साथ हैं। वैसे गुजरात में ओबीसी समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में खुलकर के पाटीदार वर्सेस ओबीसी देखने को मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को साधने के अलावा एक दूसरे के वोट बैंक को काटने की भी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि जिन अल्पेश ठाकुर को ओबीसी चेहरे के तौर पर पार्टी में शामिल कराया, वो राधनपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर 2019 में हुए उपचुनाव में उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पिछले चुनाव में 58% टिकट इसी समुदाय के लोगों को दिए गए थे, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई थी। मेरे ख्याल से मेरे समाज का जो हमारा सतवरा समाज है उसका जो वो बीजेपी की तरह ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा जो वाड़ी विस्तार और रूरल एरिया है उसमें बीजेपी ने ये लास्ट टर्म से बहुत काम किया है। जहाँ से पानी की पाइपलाइन है, सड़कें है, जो बरसों पुराना प्रॉब्लम था उधर सोल्व कर दिया है। कांग्रेस में तो क्या है कि कई लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा दबाव देने वाले कोई नहीं है। ठीक है, केजरीवाल है तो उसकी पार्टी में कई सारे अच्छे नेता हैं कि जो काम कर सकते हैं, इसलिए शायद केजरीवाल की पार्टी आ सकती है। लोग भाजपा में ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी में भी है। दोनों में 50-50% हो जाएगा। अब 50% उसको समर्थन मिल जाएगा। केजरीवाल का काम भी इतना अच्छा है तो क्यों नहीं मिलेगा उसको समर्थन ऑफकोर्स मिलेगा उसको। अच्छा काम करने वाले पार्टी को सबको समर्थन देते हैं हम। काफ़ी कम लोग जाएंगे क्योंकि उसका कुछ काम दिख नहीं रहा है। उसका कुछ, जैसे भाई ने बताया अभी, केजरीवाल का काम कुछ दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है। उसको जो भाजपा पर नहीं दिख रहा है वैसे हमको भी केजरीवाल का कुछ नहीं दिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, लेकिन वो हमने एग्जैक्टली तो नहीं दिखा है वो कुछ। भाजपा की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो मोरबी में हादसा हुआ है उसके बाद अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो शायद चेंजेस होगा वोटिंग में। एक्चुअली केजरीवाल जी है उसमें 2-3 सभी अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे मोदी जी साहब है उसके जैसा कोई भी पार्टी में है नहीं सदस्य। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन अभी उसके पास ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि जो इनको टक्कर दे सके। गुजरात में ओबीसी के तहत 146 जातियां आती, मगर इनमें कोली और ठाकुर का दबदबा रहता है। 24% आबादी कोली समाज से आती है, जबकि 18 से 20% ठाकुर वर्ग से है। इसके अलावा सुथार और दर्जी भी ओबीसी समुदाय में आते हैं।
माना जाता है कि ये वोटर सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में खासी पकड़ रखता है। 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी इस तबके का समर्थन पाने के लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। ओबीसी समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने इस बार अलग ही रणनीति बनाई है। एक तो उनके पास कई ओबीसी नेता हैं और फिर 1,65,00,000 लोगों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए राहुल गांधी के 8 वचन बांटे हैं। सूत्रों की माने तो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए पार्टी का फोकस आदिवासी समुदाय के साथ साथ ओबीसी वर्ग पर ही है। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि पिछले चुनाव में जिस तरह से ओबीसी समुदाय ने इनका साथ दिया था, वैसा ही समर्थन इस बार के चुनाव में भी मिल सकता है। कांग्रेस ने इसी के तहत ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले जगदीश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनके अनुभवी कंधों और तेज तर्रार छवि को भुनाने की पूरी तैयारी भी कर दी है। जिस ठाकुर समुदाय से जगदीश ठाकुर आते हैं, उनके 80% लोग अब तक कांग्रेस का साथ देते रहे। इसके अलावा जिले के हिसाब से भी ओबीसी वोटर्स को साधने का प्लान बनाया गया है। मेहसाणा में ओबीसी वोटर्स की तादाद 38% है। राजकोट के धेराजी सीट पर ओबीसी वोटर्स 89,000 हैं। राजकोट के गोंडल सीट पर भी ओबीसी मतदाता 60,000 के आसपास हैं। गांधीनगर का ओबीसी वोटर तो कांग्रेस का परंपरागत माना जाता है। पिछले चुनाव में यहाँ की 5 सीटों में से 3 कांग्रेस के पाले में आई थी। ओबीसी वोटर्स को जहां सबसे ज्यादा सोमनाथ गिर जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और वहाँ की 4 या 5 बैठक थी, सभी कांग्रेस को मिली थी। वैसे जूनागढ़ में भी ऐसा ही हुआ था। जूनागढ़ में कुल 5 सीट में से 4 बैठक है, वो विधानसभा की 4 बैठक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली थी। तो लोग मतदार है वो कैसे आकलन करेगा वो देखना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक रही है। अब आम आदमी पार्टी कैसे अपने उम्मीदवार को पसंद करती है और यहाँ कैसे कॉन्टेस्ट करती है और वो डिवीजन ऑफ वोट है वो बीजेपी की डैमेज होगा या कांग्रेस को डैमेज करेगा, वो देखना होगा। ओबीसी वोटर को लेकर गुजरात में एक बात और है, वो है इनका टुकड़ों में बिखर जाना। तभी तो पाटीदार से भी ज्यादा होने के बाद भी कोली वर्ग को गुजरात में कमजोर माना जाता है। 2015 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ तो उनकी यही मांग थी कि ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। आंदोलन चला और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी का आंकड़ा 2017 के चुनाव में 99 पर रुक गया, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़कर 77 हो गई थी। बाद में बीजेपी ने इस समुदाय की नाराजगी को समझा और फिर ओबीसी को साधने के लिए नई चाल चली। 3 गुना ओबीसी मंत्री बनाए गए, ओबीसी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर चुनाव में दूसरे राज्यों के ओबीसी नेताओं को प्रचार का जिम्मा दिया गया। ये बार तो बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी लगता है। अरे ये तो कह रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई नहीं। अरे वो तो जो मोदी वाले हो तो वही बोलेंगे ना, मगर लोगों को पूछेंगे, पब्लिक को, तो पता चलेगा कि परिवर्तन होएगा। किसकी उम्मीद लग रही इधर? बस जो अच्छी सरकार चले वही हम तो चाहते हैं। अच्छी सरकार हो, कोई फायदा करे, महंगाई में कोई फर्क हो पड़े। अब इस महंगाई में गरीब को जीना मुश्किल हो गया है। इसमें कोई महंगाई कोई सरकार अच्छी आनी चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस तो सर है ही नहीं। अगर कांग्रेस मानो कि जीत भी गई तो वो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि अगर 2017 का चुनाव आप देखो तो 2017 में कई लोग ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। जैसे अल्पेश ठाकुर भी थे, उसमें जो हार्दिक पटेल भी थे। अब कोई ऐसा नेता है नहीं सर जो कांग्रेस को वोट दे लोग। आम आदमी पार्टी की ओबीसी रणनीति इसुद्दीन गढ़वी के इर्द गिर्द नजर आती है। उसके अलावा केजरीवाल ने इस वर्ग पर खास फोकस नहीं किया है। केजरीवाल को लगता है कि उनकी पार्टी शहरी वोटर्स में अच्छी पैठ बनाएगी। जो लोग कांग्रेस की पहुंच से दूर हो गए हैं उन्हें आम आदमी पार्टी अपने पाले में ले आएगी। गुजरात विधानसभा के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की चर्चा खूब हो रही है। गुजरात में ओबीसी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और उसको इग्नोर करना कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में अपना खाता खोलना चाहती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तो वो आम आदमी पार्टी ओबीसी वर्ग को इग्नोर नहीं कर सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा साइलेंटली आम आदमी पार्टी भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। गुजरात में बड़ा धमाका करने की सोच रही आम आदमी पार्टी को ओबीसी समुदाय से निराशा हाथ लग सकती है। इसकी वजह है उनका वडोदरा के एक रोड शो में दिया गया बयान।
केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को कंस के औलाद बता दिया और फिर इसके ओबीसी समुदाय में खूब आलोचना हुई। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए। बाकी कोई दम नहीं है। नई पार्टी जो आई है वहाँ पर इन्होंने गांधी को हटा दिया अपने पोस्टर में से। उस गांधी को आप अपने राजनीतिक पार्टी से आप हटा दो और फिर आप गुजरात में आके राजनीति कर रहे हो, तो गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा उसको बताइए आप मुझे। गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिन्होंने गांधी को अपने पोस्टर से हटा दिया है। आज़ादी के बाद में यही पार्टी ऐसी निकली है जिसने काम किया है। तो केजरीवाल जी को भी आज नहीं तो कल समझ में आएगी। और जिस प्रकार से वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। इलाके को इलाके से लड़ाया, जहाँ पानी चाहिए था वहाँ पानी नहीं दिया, जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। गुजरात में ओबीसी वोटर दो राहे पर खड़ा है। एक वर्ग बीजेपी के साथ दिखता है तो दूसरा धड़ा कांग्रेस के समर्थन में। एक वक्त ऐसा था जब इसी समुदाय के दम पर कांग्रेस ने साल 1985 में 149 सीटें जीती थी, जो आज तक अपने आप में रिकॉर्ड है। तब कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी ने खाम फॉर्मूले को आजमाया था। इस खाम में के का मतलब क्षत्रिय होते हैं और ये गुजरात में ओबीसी वर्ग में आते हैं। अब जब गुजरात में बहुत सालों बाद रिकॉर्डियां लड़ाई होती दिख रही है तो इस वर्ग की भूमिका काफी अहम हो गई है। वैसे भी गुजरात में ये सबसे बड़ी जाति है, इसलिए इसे कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो गुजरात चुनाव में 52% की आबादी किसका पलड़ा भारी करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिसका पलड़ा ये आबादी भारी करेगी वही यकीनन सरकार बनाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। अड़तालीस घंटे के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान का जेल जाना तय, बाजवा शरीफ को लगा भय। इमरान तोड़ देंगे पाकिस्तान, मुल्क का बंटवारा करेंगे खान। टुकड़े टुकड़े होते पाकिस्तान की डिस्कवरी। 10 की डिस्कवरी रात 10 बजे। रहो हर फर्ज के लिए तैयार सिप्ला हेल्थ के नए मैक्सिरिच गोल्ड मल्टीविटामिन के साथ। मैक्सिरिच गोल्ड, मैक्स एनर्जी और मैक्स इम्यूनिटी का डेली डोज। हर रोज की धुलाई के लिए मैंने पाया राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि मुझे चाहिए जर्म्स बैक्टीरिया रहित खुशबूदार धुलाई, एकदम स्वच्छ। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। पहचाना, मैं समय हूं। समय के सामने कुछ नहीं टिकता। जिंदल पैंथर सरिया घर को बनाए इतना मजबूत कि समय भी हार